ये ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। और ऊर्जा ग्लोबल के रिलेटेड हमने 2 साल पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, लेकिन रिसेंटली आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अभी ऊर्जा ग्लोबल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और ये कंपनी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाता है, तो इसीलिए इस कंपनी का रिव्यू फिर से किया जाए। और उसके साथ साथ कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में ये भी कहना था कि ऊर्जा ग्लोबल में रिसेंटली कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी रिपोर्ट हुआ है, तो इसीलिए आज की वीडियो में हम ऊर्जा ग्लोबल के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जहां पर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स और इसके बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ इस कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी में हिडन रिस्क क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ अभी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार ऊपर जा रहा है और इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं, और इसीलिए हम ये भी देखेंगे कि इस शेयर प्राइस में जो रैली हो रहा है क्या वो जेन्युइन रैली है या वो ऑपरेटर ड्रिवन रैली है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टॉक मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि आजकल हमारे नाम के ऊपर बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स ओपन हो रहे हैं जो लोगों को स्कैम करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहीं से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और उसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स का भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं और फ्री में बहुत सारे बेनिफिट्स भी पा सकते हैं। और उसके अलावा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ फ्री लॉन्ग टर्म मॉडल पोर्टफोलियोज भी मिल जाएंगे जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए रेफर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपसे एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि जो भी YouTube में वीडियोस अपलोड होते हैं, क्या वो वीडियो अच्छे हैं या बुरे हैं, उसको YouTube एल्गोरिदम उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स के आधार पर तय करता है। तो इसलिए ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है इसको प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए हम स्पेसिफिकली टारगेट रखते हैं 7000 लाइक्स का, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करके अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल के बिजनेस के बारे में। तो ये कंपनी अपने आप को एक डिजाइनिंग, कंसल्टिंग, इंटीग्रेशन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशन एंड मेंटेनेंस कंपनी बताता है, और ये कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि ई रिक्शा, बैटरीज में ये सोलर बैटरीज, ऑटोमोटिव बैटरीज और इन्वर्टर बैटरीज प्रोवाइड करता है। ये सोलर इन्वर्टर्स प्रोवाइड करता है। ये एलईडी लाइट्स में एलईडी बल्ब्स, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, एलईडी फ्लड लाइट्स, स्लिम एलईडी पैनल लाइट्स, राउंड एलईडी पैनल लाइट्स और स्क्वायर एलईडी पैनल लाइट्स प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये कंपनी फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, वाटर हीटर्स, सोलर लैंटर्न्स, पावर पैक्स, होम लाइटिंग और सोलर चार्ज कंट्रोलर्स भी प्रोवाइड करता है। और इस कंपनी के वेबसाइट और इस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को अप्रूव्ड चैनल पार्टनर बताता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के बारे में, जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बताया था। तो रिसेंटली ऊर्जा ग्लोबल ने 2 2-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसका नाम है ईजेस और ई लाइफ, और 2 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसका नाम है ई ड्रीम कार और ई प्राइड, इनको शोकेस किया है इनके वेबसाइट ऊर्जाकेंद्र.com में। और इस वेबसाइट पे आप इन गाड़ियों का स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, और इसके साथ साथ वहां पर आपको इन गाड़ियों को बुक करने का ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन मुझे ऊर्जा ग्लोबल के ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इनके बारे में सरप्राइजिंग बात ये लगा कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऊर्जाकेंद्र.com वहीं पर अवेलेबल है, और मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी ऊर्जा ग्लोबल के ये जो 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिला। और उससे ज्यादा सरप्राइजिंग बात मुझे ये लगा कि जब मैंने ऊर्जा ग्लोबल का जो एनुअल रिपोर्ट है उसको पढ़ा, तो उसमें कंपनी ये तो बताता है कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन उन व्हीकल्स को ये कहां पर मैन्युफैक्चर करता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां है, उसके बारे में इन्होंने कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। सो यहाँ पर ये कंपनी बता तो रहा है कि ये कंपनी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है, लेकिन इन गाड़ियों के ऊपर किसी भी तरीके का कस्टमर रिव्यू अवेलेबल नहीं है, और इंटरनेट पे भी इन गाड़ियों के ऊपर किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, इनके एनुअल रिपोर्ट में भी ये गाड़ी कहां पर मैन्युफैक्चर होती है, क्या कंपनी खुद इसको मैन्युफैक्चर करता है या इसको आउटसोर्स करता है, उसके बारे में भी किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड फॉर दैट रीजन आई एम नॉट श्योर ये जो अभी गाड़ियां ऊर्जा ग्लोबल अपने वेबसाइट पे पोर्ट्रे कर रहा है, क्या वो सच में ऑन द रोड गाड़ियां है या ये गाड़ियां सिर्फ अभी एक कॉन्सेप्ट फेज में है, दैट आई एम नॉट क्लियर। और इसीलिए अगर कोई इस कंपनी के शेयर प्राइस को सिर्फ इसीलिए खरीद रहा है क्योंकि ये कंपनी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो ऐसे केस में उनको फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस है वहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है उसके ऊपर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। एंड फॉर दैट रीजन इस कंपनी को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी अज्यूम करने से पहले हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कंपनी एक्चुअल में कितनी गाड़ियां बेच पाता है। एंड बाय चांस अगर आप में से किसी ने इस कंपनी की गाड़ियां खरीदी है,
या इस कंपनी की गाड़ियों को रोड पे देखा है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और उसके साथ साथ जस्ट एज अ बेनिफिट ऑफ डाउट, आपको क्या लगता है कि क्या ऊर्जा ग्लोबल सच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का केपेबल है, या ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सपने दिखा रहा है? तो आपका ओपिनियन क्या है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अभी इस कंपनी के बिजनेस डिस्कशन के बाद इसके फाइनेंशियल एनालिसिस और इसके फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने जो कमेंट सेक्शन में कंसर्न रेज किया था इसके मैनेजमेंट के रिलेटेड, सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप इस कंपनी में कुछ पास्ट इवेंट्स देखेंगे तो इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है और इस कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल लगता है। और इसी के रिलेटेड जुलाई 2021 में DGGI यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने ऊर्जा ग्लोबल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कृष्णा कुमार बंसल और इसके जो डायरेक्टर है योगेश गोयल, उन दोनों को अरेस्ट किया था। और DGGI इन दोनों को अरेस्ट करने के पीछे रीजन ये बताता है कि इन द इन्वेस्टिगेशन द डिपार्टमेंट हैज फाउंड दैट द मेजॉरिटी ऑफ द इनिशियल सप्लायर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फाइनल रेसिपिएंट्स ऑफ गुड्स वेयर फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट। यानी ऊर्जा ग्लोबल जिन कंपनी से रॉ मटेरियल्स खरीद रहा है और जिनको अपना फाइनल प्रोडक्ट बेच रहा है वो दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यानी यहाँ पर कंपनी फ्रॉडुलेंट तरीके से फेक सेल्स जनरेट कर रहा था या फेक रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, जो सिर्फ अकाउंटिंग बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन रियलिटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और इसी बात को इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी एक्सेप्ट किया, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि देयर वाज नो रियल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द वेब ऑफ पेपर ट्रांजैक्शंस वाज क्रिएटेड ओनली फॉर इंक्रीजिंग द टर्नओवर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑन द आउटवर्ड सप्लाई। यानी इस कंपनी के डायरेक्टर्स भी ये जो नकली सेल्स या फेक सेल्स जनरेट करने का आरोप है उसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऐसे जो फ्रॉडलेंट केसेस होते हैं वो यूजुअली लंबा चलते हैं। एंड आई ट्राई टू फाइंड सम ऑफ द रीसेंट अपडेट्स ऑन दिस केस, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। लेकिन अगर आप में से किसी को इस फ्रॉड केस के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिला है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इसके बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पर मुझे यह लगता है कि वहां पर कुछ ऐसे हिडन रिस्क है जिसको एज ए इन्वेस्टर आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, जहां पर अगर आप 2014 से लेके अभी तक यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक का डेटा देखेंगे, इस कंपनी का जो सेल्स है वो आपको दिखेगा कि ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। जहां पर 2014 में ये कंपनी 114 करोड़ का सेल्स करता था, वही ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये कंपनी अराउंड 156 करोड़ का सेल्स करता है। लेकिन वही अगर आप इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, जिसे आप इस कंपनी के सेल्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट जीरो पे राउंड ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लास्ट 9 इयर्स में कंपनी ने टोटली अराउंड 1228 करोड़ का सेल्स किया है और इस सेल्स के ऊपर कंपनी ने मात्र 7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है और 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। एंड फॉर दैट रीजन मैंने ये बताया था कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है, इसको आप इस कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट जीरो पे राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं कंपनी के डेट के बारे में। तो ऑफिशियली अगर आप देखें तो इसका जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो अराउंड 4.9 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा कि कंपनी का जो पोटेंशियल लॉसेस है और पोटेंशियल डेट है ये दोनों इसके बैलेंस शीट के रिसीवेबल्स और पेएबल्स के कंपोनेंट्स में हिडन है। लेकिन सबसे पहले ये ट्रेड पेएबल्स क्या होते हैं, ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं और ये दोनों कंपनी का जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है उससे लिंक कैसे करते हैं, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा और इस एग्जांपल के बाद हम इस कंपनी का जो ट्रेड पेएबल्स है और रिसीवेबल्स है उसके ऊपर और ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो एग्जांपल है वहां पर 2 चाय वाले हैं, पहला है रमेश चाय वाला और दूसरा है सुरेश चाय वाला। और यहाँ पर रमेश चाय वाले का जो बिजनेस है वो एक नॉर्मल चाय वाले का बिजनेस है, जो हमें कोई भी नॉर्मल चाय का बिजनेस कैसे चलता है वो बताता है। जहां पर रमेश जब सुबह अपने चाय की दुकान पे आता है तो उसके पास 60 रुपीज का कैपिटल होता है, तो वो क्या करता है, किराने की दुकान पे जाता है और अपना 60 रुपीज कैपिटल स्पेंड करके शक्कर और चाय पत्ती खरीदता है। और किराने वाले का जो भैया है उनसे ये बोलता है कि मुझे 40 रुपए दूध उधारी पे दे दो और ये 40 रुपए की उधारी मैं आपको शाम के टाइम घर वापस लौटते टाइम ये चुका दूंगा। और ये जो 40 रुपीज का उधारी है ये रमेश का ट्रेड पेएबल्स हो गया, क्योंकि रमेश को ये 40 रुपीज किराने वाले को पे करना है। तो अभी रमेश ने 60 रुपीज अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया और 40 रुपीज इसने उधारी पे दूध खरीदा, यानी इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 100 रुपए हुआ। और अभी ये 100 रुपए इन्वेस्ट करके चाय बनाता है और वो 10 ग्लास चाय बेचता है, जहां पर 1 ग्लास चाय का कीमत होता है 15 रुपए। यानी उस दिन उसने अराउंड 150 रुपीज का सेल किया। यानी रमेश के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने 150 रुपीज का सेल किया और इस सेल को करने के लिए इसने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया,
दैट मीन्स 150 रुपीज माइनस 100 रुपीज दैट इज इक्वल्स टू 50 रुपीज नेट प्रॉफिट। यानी रमेश ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 50 रुपीज का नेट प्रॉफिट कमाया है। लेकिन उस दिन क्या होता है, रमेश के जो 4 रेगुलर कस्टमर हैं वो चाय उधारी पे पीते हैं और खाते में लिखवा देते हैं। यानी 4 चाय और एक चाय का कीमत 15 रुपीज, यानी टोटल 60 रुपीज उधारी है जो रमेश को आने हैं। और ये जो 60 रुपीज की उधारी है जो रमेश को आने हैं, ये हो गए हैं रमेश के ट्रेड रिसीवेबल्स। यानी यहाँ पर ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है 60 रुपीज का, वो आने हैं फ्यूचर में, लेकिन अभी तक आए नहीं है। यानी रमेश ने 150 रुपीज का सेल किया, लेकिन 150 रुपीज में 60 रुपीज आने हैं। दैट मीन्स एक्चुअल में रमेश के पास 90 रुपीज ही आए हैं सेल के रूप में। और इस 90 रुपीज में अगर आप 100 रुपीज एक्सपेंसेस काटेंगे तो अभी भी रमेश की जो चाय का बिजनेस है वो 10 रुपए नुकसान में है। और ये जो माइनस 10 रुपीज का लॉस है, ये है रमेश का एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपको रमेश का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वहां पर दिखाई देता है। लेकिन रमेश के जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंसियर होते हैं और वो कल आके रमेश का जो 60 रुपीज की उधारी है उसको चुका भी देते हैं। यानी रमेश के जो कल का 150 रुपीज सेल है उसमें पूरा 150 रुपीज अभी रमेश के हाथ में आ गया है। और अभी ये जो 150 रुपीज जो एक्चुअली रमेश के हाथ में है, उस 150 रुपीज में ये अपना जो इनिशियल कैपिटल है 60 रुपीज वो वापस ले लेता है। और उसके बाद किराने की दुकान में इसने जो 40 रुपीज की उधारी लिया था, जो कि इसके ट्रेड पेएबल्स है, उसको भी चुका देता है। और बाद में ये अपना 50 रुपीज नेट प्रॉफिट लेके ये अपने कल का अकाउंट क्लोज कर देता है। तो ये होता है एक नॉर्मल चाय वाले का बिजनेस, जहां पर उनको थोड़ा उधारी देना भी पड़ता है और कुछ उधारी लेना भी पड़ता है, जो ट्रेड पेएबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स में रजिस्टर्ड होते हैं। और नॉर्मली बिजनेस के लोग क्या करते हैं, जब भी ट्रेड रिसीवेबल्स का पैसा आता है उसी पैसों से वो अपना ट्रेड पेएबल्स भी क्लियर कर देते हैं। यानी एक हाथ से अपना उधारी लिया और दूसरे हाथ से अपना उधारी चुकाया। एंड दिस इज हाउ अ नॉर्मल बिजनेस वर्क्स। तो अभी बात करते हैं हमारे सुरेश चाय वाले के बिजनेस के बारे में, जो कि एक एक्सेप्शनल चाय बिजनेस है, जहां पर ये जो सुरेश चाय वाला है वो भी 60 रुपीज कैपिटल ही इन्वेस्ट करता है और 40 रुपीज वो किराने वाले भैया से उधारी लेता है। और वो अपना टोटल 100 रुपए इन्वेस्ट करके 10 चाय बनाता है, लेकिन वो अपने चाय 10 रुपए पे बेचता है। दैट मीन्स 10 into 10 दैट इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। तो इसने 100 रुपीज का सेल किया। यानी अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो इसने 100 रुपए इन्वेस्ट किया और 100 रुपए का सेल किया, दैट इज इक्वल्स टू इसने 0 रुपीज का नेट प्रॉफिट कमाया। यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के आपको ये लगेगा कि ये जो सुरेश चाय वाला है ये ना प्रॉफिट कमाता है ना लॉस करता है, क्योंकि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 0 है। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से रमेश चाय वाले के पास 4 लोगों ने उधारी पे चाय पिया था, वैसे ही सुरेश चाय वाले के पास भी 4 लोगों ने उधारी पे चाय पिया है। और सुरेश चाय वाला एक चाय बेचता है 10 रुपए पे, यानी अभी 4 into 10 दैट इज इक्वल्स टू 40 रुपीज इसके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। यानी 40 रुपए अभी आने हैं लेकिन अभी तक आए नहीं है। यानी इफेक्टिवली इसने जो 100 रुपए का सेल किया था उसमें 40 रुपीज अभी तक आने हैं। दैट मीन्स इसके हाथ में अभी भी सिर्फ 60 रुपीज का सेल ही मैनिफेस्ट हुआ है। और इस 60 रुपीज के सेल में अगर आप इसके 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे तो अभी भी सुरेश चाय वाला 40 रुपीज नुकसान कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि रमेश चाय वाले के जो कस्टमर्स थे वो सिंसियर थे, जिन्होंने कल अपना पैसा चुका दिया, वैसे ही वो सुरेश चाय वाले के पैसे भी कल चुका देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सुरेश चाय वाले के जो कस्टमर्स हैं वो बोलते हैं कि अगले हफ्ते दे देंगे, और अगले हफ्ते बोलते हैं कि अगले महीने दे देंगे, और अगले महीने बोलते हैं कि अगले साल दे देंगे। और अभी ये जो सुरेश चाय वाला है ये 9 साल से अपना जो उधारी है उसको वापस लेने के लिए वेट कर रहा है। यानी सुरेश चाय वाले का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 9 साल से फंसे हुए हैं इसके कस्टमर्स के पास। और उसी तरीके से जो किराने वाली दुकान का भैया है वो भी सुरेश से हर रोज पैसा मांगते हैं, और 9 साल से सुरेश यही बता रहा है कि मैं कल उधारी चुका दूंगा, अगले महीने चुका दूंगा, अगले साल चुका दूंगा। क्योंकि अभी किराने वाले भैया को पैसे देने के लिए सुरेश के पास पैसे नहीं है, क्योंकि इसके बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग इफेक्टिवली ये 0 प्रॉफिट कमाता है। और ऐसे केस में अगर इसने अपने सेल में उधारी दिया है तो जब तक वो उधारी वापस नहीं आएंगे वो अपना उधारी चुका नहीं पाएगा। यानी एक हाथ रिसीवेबल्स आएंगे और दूसरे हाथ वो ट्रेड पेबल्स पे कर सकेगा। तो इफेक्टिवली अगर आप देखें तो ये जो किराने वाले भैया को ये 40 रुपए सुरेश को देने हैं, वो एक्चुअल में सुरेश का कर्जा है जो ये अपने ट्रेड पेबल्स में छुपा के बैठा है। ये बोल रहा है कि मैं इसको बहुत जल्द चुका दूंगा, और ये वो 9 साल से बता रहा है। और उसी तरीके से अभी ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है जो लास्ट 9 ईयर्स से पेंडिंग है, उसमें कितना रिसीवेबल्स वापस आएंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस 40 रुपए में 35 रुपीज भी वापस आ सकता है, 20 रुपीज भी आ सकता है, 10 रुपीज भी आ सकता है, 5 रुपीज भी आ सकता है। एंड इन द वर्स्ट केस अगर किसी ने 9 साल से इसकी रिसीवेबल्स क्लियर नहीं किया है तो ये भी हो सकता है कि ये जो 40 रुपए का ट्रेड रिसीवेबल्स है ये पूरी तरीके से डिफॉल्ट हो जाए और सुरेश इस रिसीवेबल्स में कुछ भी पैसा रिकवर नहीं कर पाए। यानी यहाँ पर सुरेश जितना कम पैसा रिकवर करेगा उसके ऊपर डेट बर्डन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा,
और उसके अकॉर्डिंग उसके बुक्स पे उतना ही बड़ा लॉसेस रजिस्टर होगा। और अभी सुरेश ये जो लॉसेस है और ये जो डेट है इसको ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स में छुपा के बैठा है। और अभी ऊर्जा ग्लोबल के केस में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन देखने को मिल रहा है, जहां पर कंपनी अगर आप देखें तो इफेक्टिवली ऑलमोस्ट जीरो प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन अगर आप इसके बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में इसका टोटल एसेट है 529 करोड़ और इस 529 करोड़ में 362 करोड़ ट्रेड रिसीवेबल्स है। यानी इसका जो टोटल एसेट है उसमें 68.4% ऑफ द टोटल एसेट ट्रेड रिसीवेबल्स में फंसा हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हो रहा है, क्योंकि अगर आप लास्ट 9 इयर्स का डेटा देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स हर साल इंक्रीज हुआ है और 9 साल से ये कंपनी ट्रेड रिसीवेबल्स एक्यूमुलेट करता ही जा रहा है। और उसी तरीके से अगर आप इसके ट्रेड पेएबल्स देखेंगे तो वो भी लास्ट 9 ईयर से एक्यूमुलेट होते ही जा रहे हैं और वो एक्यूमुलेट होके अभी हो गए हैं 343 करोड़ ऑफ ट्रेड पेएबल्स। यानी इफेक्टिवली अगर आप देखें तो कंपनी अपना जो ट्रेड रिसीवेबल्स है 362 करोड़ का उसको ना रिड्यूस कर पा रहा है और अपना जो ट्रेड पेएबल्स है 343 करोड़ का ना उसको क्लियर कर पा रहा है। और अभी कंपनी का ये जो 362 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स है उस रिसीवेबल्स में कितना पैसा ये कंपनी रिकवर कर पाएगा उसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है और कोई गारंटी नहीं है। एंड फॉर दैट रीजन आई फील कि इस कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स है और ट्रेड पेएबल्स है उसमें इस कंपनी के जो पोटेंशियल लॉसेस है और पोटेंशियल डेट है वो रिस्क के रूप में छुप के बैठा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो मैंने इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इसका जो बैलेंस शीट एनालिसिस किया है वो सारा मैंने अपने पर्सनल नॉलेज और मेरे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे किया है। एंड फॉर दैट रीजन ये एनालिसिस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा और मैं ये रेकमेंड भी करूंगा कि अगर हमारे व्यूअर्स में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई फाइनेंस का स्टूडेंट है तो वो इस डेटा को और वो इस एनालिसिस को क्रॉस वेरीफाई जरूर करे और अपना एनालिसिस और ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में जिसके बारे में आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था। और वो सवाल ये है कि कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर क्यों जा रहा है। और अभी तक जो मैंने ये एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे पर्सनली यही लगता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही ज्यादा वीक है और उसके साथ साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट है और कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है। तो अभी सवाल यह आता है कि अगर कंपनी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर ही क्यों जा रहा है और इसमें लगातार अपर सर्किट क्यों लग रहे हैं। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग मुझे यह लगता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस इसीलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि इसमें न्यूज बेस्ड रैली हो रहा है और इसमें स्पेकुलेशन एंड ऑपरेटर ड्रिवन एक्टिविटी हो रहा है। तो यहाँ पर न्यूज के बारे में तो आपको पता ही है क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बूम चल रही है, जिसकी वजह से अगर किसी भी कंपनी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की न्यूज आती है तो वो न्यूज बेस्ड रैली ट्रिगर करता है। और रही बात इसमें स्पेकुलेशन और ऑपरेटर ड्रिवन एक्टिविटी की, तो उसको प्रूव करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि रिसेंटली सेबी ने मल्टीपल इंस्टेंसेस में बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज और इंडिविजुअल ट्रेडर्स को फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अंडर बुक किया है और उनके ऊपर एक्शंस भी लिया है। तो इन फैक्ट्स के बेसिस पे मुझे पर्सनली यही लगता है कि इस कंपनी का जो शेयर रैली है उसमें स्पेकुलेटिव ऑपरेटर्स का हाथ हो सकता है। लेकिन एज आई सेड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि इस कंपनी का जो शेयर रैली है वो जेन्युइन है या ऑपरेटर ड्रिवन है, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड फाइनली अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 31.97% ऑफ द शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 0 है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट 0 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी 0 है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अराउंड 68.02% ऑफ द कंपनी है। और उसके अलावा रिसेंटली कंपनी ने कुछ पेड अप इक्विटी शेयर्स भी अनाउंस किया था वेयर प्रमोटर्स सोल्ड मोर शेयर्स। सो कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी थोड़ा वीक नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो मेजॉरिटी शेयर्स है उसको रिटेल इन्वेस्टर्स कंट्रोल करते हैं एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर। तो एंड एज अ फाइनल कमेंट्स अगर आप देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा पुअर है, कंपनी का मैनेजमेंट और इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्वेश्चनेबल है और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे पुअर नजर आ रहा है। और इसके बाद भी कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और शेयर प्राइस में मैनिपुलेशन के बहुत सारे प्रूफ भी अवेलेबल है, जिसमें सेबी ने बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को बुक भी किया है और एक्शन भी लिया है। तो इन सारे फैक्ट्स को अगर आप कंसिडर करेंगे तो इस स्टॉक को ऑपरेटर्स और भी ज्यादा ऊपर ले जा सकते हैं या ऑपरेटर्स इसमें प्रॉफिट बुक करके इस स्टॉक को गिरा भी सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल वाइज अगर आप देखें तो कंपनी में मुझे कोई भी वैल्यू नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा वो टोटली डिपेंड करेगा ऑपरेटर्स के ऊपर बिकॉज फंडामेंटली देयर इज नो वैल्यू इन द कंपनी। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको ऊर्जा ग्लोबल के बारे में क्या लगता है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।